नमस्कार। गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का संसाधन भूगोल विषय का संसाधन एवं विकास अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे। पहला क्लास में हम लोग इसका आधा पढ़ चुके थे। इस अध्याय में हम लोग कौन कौन सा किस किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, वो ये है। पहला है संसाधन का अर्थ, मानव एक भी संसाधन, संसाधनों का वर्गीकरण। ये तीनों जो है हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जब कक्षा स्टार्ट करेंगे तो इन तीनों पर फिर से एक नजर डालेंगे। उसके बाद संसाधनों का विकास है, फिर संसाधन नियोजन है, संसाधनों का संरक्षण है, और उसके बाद सतत विकास की अवधारणा है। इन सबों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग देखेंगे पिछली कक्षा में जो पढ़े थे उसे थोड़ा सा। संसाधन का अर्थ हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, मीनिंग ऑफ द रिसोर्स। संसाधन का अर्थ हम लोग देखे थे कि मानव के सुख सुविधा के लिए जो वस्तु हम लोग उपयोग में लाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। मानव के विकास के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग में लाया जाता है वह संसाधन कहलाता है। उसी तरह लेकिन वह संसाधन जो है, बशर्ते वह संसाधन जो है तकनीकी रूप से सुलभ हो, प्राप्त हो, आर्थिक रूप से संभव हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। पिछली कक्षा में इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। उसी तरह वे सभी वस्तुएं एवं तत्व जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मानव को लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, मानव समाज को आगे बढ़ाता है, उसे संसाधन कहते हैं। घड़ी जैसे उदाहरण में हम लोग बहुत सारा चीज देखे थे कि घड़ी है, नल है, नल से निकलने वाला पानी है, खेत है, खेत से में उपजने वाला अनाज है, हमारा घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सभी के सभी संसाधन हैं। अब अगर जो कहें कि बिना संसाधन के ना तो जीवन संभव है ना ही विकास, तो ये मानना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप टूथब्रश उठाते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, ये क्या संसाधन है। हटा देंगे इन चीजों को तो फिर हम आदि मानव काल में पहुंच जाएंगे, जब मानव जो है जंगलों में रहता था, इधर उधर भटकते रहता था, कंदमूल का सेवन, फिर भी वो संसाधन का उपयोग कर रहे थे। तो बिना संसाधन के हमारा जीवन असंभव लगता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मानव एक संसाधन है, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। मानव एक संसाधन है। जिमरमैन महोदय ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका हम लोग विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में पढ़े थे भी इस चीज को, कि मानव जो है प्राकृतिक से कोई वस्तु प्राप्त करता है, कोई वस्तु प्राकृतिक से, पर्यावरण से प्राप्त करता है। वो जंगल से लकड़ी प्राप्त करना हो, या खेतों से मिट्टी प्राप्त करना हो, या खनिज पदार्थ प्राप्त करना हो, या फिर पेट्रोल डीजल जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो उनका उपयोग तकनीक के सहारे उसे रिफाइन करता है, उसे बेहतर बनाता है हमारे उपयोग के लिए। और कैसे, जो शिक्षा मानव ने प्राप्त किया उससे एक नए वस्तु को बनाता है मानव, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो मानव विकसित संसाधन है वो, ठीक है। तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन जो है कभी समाप्त नहीं होता है, नए नए संसाधन का मनुष्य जो है खोज करते रहता है। तो मनुष्य स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हम लोग देख चुके थे, क्योंकि मनुष्य ही नए नए संसाधनों का विकास कर रहा है। इसलिए मनुष्य जो है अपने आप में एक संसाधन है। मनुष्य अपनी साहस, ज्ञान, विलक्षण प्रतिभा, सूझबूझ के सहारे नए संसाधनों का विकास करता है, और कर रहा है, और आगे भविष्य में भी करता रहेगा। तो संसाधन बेहतर से बेहतर मानव संसाधन ही बना रहा है। उसके बाद हम लोग देखे थे पिछली कक्षा में संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग आधार पे हम लोगों ने संसाधन को अलग अलग भागों में विभाजित किए थे। उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग संसाधन बनाए थे, उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर फिर संसाधनों को वर्गीकृत किए थे, फिर जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करके हम लोग अध्ययन किए थे। संसाधनों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अध्ययन में आसानी से किसी संसाधन को पढ़ना, समझना, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, इन वर्गीकरण के आधार पे ज्यादा सहूलियत हो जाता है। आपकी पुस्तक में ये चार्ट दिया हुआ है।
इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे पिछली कक्षा में, फिर से एक बार देख लेते हैं कि संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा बना हुआ होता है, एक मानव निर्मित होता है। जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन है वो नवीकरण योग्य है, दूसरा है अनवीकरण योग्य। जो नवीकरण योग्य है, जो बार बार नवीन होते जा रहा है खुद ब खुद, उसमें जो नवीकरण योग्य में दो हो जाते हैं, एक सतत अथवा प्रवाह संसाधन। जैसे सतत अथवा प्रवाह संसाधन में पवन जो है, हवा जो है बह रहा है, तो जहां देखोगे कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड हवा है, प्रदूषित हवा है, वो आगे बढ़ता है तो वही आगे हवा जाकर जो है नवीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, अपने आप को ताजा और स्वच्छ बना लेता है, यानी कि वो हवा नवीन हो गया। या नदी का पानी जब हिमालय से निकला, कोई नदी मान लो यमुना नदी जो है निकला नदी, तो वो जो है दिल्ली आते आते बिल्कुल प्रदूषित हो गई है, काली है, नदी का रंग ही बिल्कुल बदल गया है। वही नदी जो है दिल्ली से आके यहाँ इलाहाबाद में मिलती है गंगा में, तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली में यमुना का पानी था और जो इलाहाबाद में मिल रहा है वो पानी, वो कहीं ना कहीं उसकी तुलना में, दिल्ली की तुलना में ज्यादा स्वच्छ और बेहतर हो गई है। तो क्या है, नदी जो है प्रवाह के कारण अपने आप को स्वच्छ बना रही है। उसके बाद नवीकरणीय संसाधन में जैव संसाधन आते हैं। जैव संसाधन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और वन संसाधन। जैव संसाधन जो जीव अपने तरह का जीव को उत्पन्न करे उसे जैव संसाधन कह रहे थे हम लोग। उसमें प्राकृतिक संसाधन मतलब वन, पेड़ पौधे, और जैव वन संसाधन मतलब जीव जंतु, हम मनुष्य भी अपनी तरह के संतानों को उत्पत्ति करते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन को दो वर्गों में विभाजित करके देखिए, चक्रीय और अचक्रीय। जो चक्रीय है, जैसे कि हम लोग उदाहरण में दिए थे, धातु मतलब लोहा, बहुत सारे धातु हो सकते हैं, सोना चांदी। सोना देखो एक बार समाप्त हो जाए टूट जाता है, सोना का गहना टूट जाता है, तो उसे हम लोग फिर से सोनार को देकर नया सोना का गहना प्राप्त कर लेते हैं। वो एक क्या चक्रीय है, चक्र, वो समाप्त बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अचक्रीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल डीजल। एक बार हम लोग गाड़ी में 2 लीटर तेल डालें और 2 लीटर तेल का उपयोग कर लिए, गाड़ी चला लिए, उपयोग कर लिए, तो क्या 2 लीटर बचता है या कहीं प्राप्त करते हैं उसे पुनः? नहीं प्राप्त करते हैं, 2 लीटर समाप्त। उसे कहते हैं अचक्रीय संसाधन। उसके बाद जो मानव निर्मित संसाधन है उसमें संरचनाएं एवं संस्थान है, दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं संस्थान मतलब जो जहां से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा स्थल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, वहां से हम लोग उन संस्थाओं को कहते हैं। दूसरा है आपको जो शिक्षा प्राप्त करके जो हम नए नए संसाधन का विकास कर रहे हैं, वो हो गया गुणवत्ता और मात्रा संसाधन। इसके बाद हम लोग देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किए थे, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, वो क्या हुए? जैव संसाधन हो गए, यानी कि जिसमें प्राण है वो जैव संसाधन। अजैव संसाधन जिसमें प्राण नहीं है, जो जीवित नहीं है, वो अजैव संसाधन हो गया। जैसे चट्टान, नदी का पानी, धातु इत्यादि जो है वो अजैव संसाधन हो गए। उसके बाद हम लोग वर्गीकृत किए थे उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर। उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किए थे, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त हो रहे थे, यानी कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण थे, हम लोग देखे हैं इसे। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन थे, जो एक बार समाप्त हो गया तो वो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर हम लोग देखे थे संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। कौन कौन से थे? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में हमारा घर, मकान, हमारी गाड़ी, हमारी पुस्तकें, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। या फिर कहेंगे कि घर, मकान, हमारा खेत, ये सब हमारा व्यक्तिगत संसाधन तो है या हो सकता है।
क्यों हम बोल रहे हैं कि हो सकता है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखे थे कि सामुदायिक संसाधन में वैसे संसाधन जो कि एक समुदाय के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जैसे स्कूल, हमारा कॉलेज, जैसे कि सामुदायिक भवन, पंचायत भवन इत्यादि सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। हॉस्पिटल, ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण। राष्ट्रीय संसाधन में सड़कें, रेलवे इत्यादि राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन में जो व्यक्तिगत संसाधन है, अभी हम बोले कि हो सकता है व्यक्तिगत संसाधन जो हमारा मकान है, जमीन है इत्यादि राष्ट्रीय संसाधन भी हो सकता है। सरकार को जब इच्छा करती है हमारे मकान के, हमारे खेत के पास से रेलवे लाइन गुजार ली है, सड़क गुजारती है, तो वहां पर जो जमीन हमारा पड़ता है, किसी व्यक्ति का पड़ता है, तो वो सरकार उसे ले लेती है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का अर्थ ये हुआ, हम लोग जाने थे कि कोई भी संसाधन जो किसी राष्ट्र का, किसी देश का निजी संपत्ति ना हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कौन था वो? जैसे कि समुद्र, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो महासागर है वो किसी देश की संपत्ति नहीं होती है, वो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति होती है। अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक या फिर जो भी महासागर हैं वो जो है अंतरराष्ट्रीय संपत्ति हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो है, या फिर अंतरिक्ष में जो वस्तु है, चांद है, वो एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है इत्यादि जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो सकते हैं या हैं कहिए। उसके बाद हम लोग जो आज देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर पे के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। कौन कौन सा? संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, संचित संसाधन। ठीक है, इसे हम लोग एक एक को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला जो है संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस।